अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं ना समझा तो मार्केट आज नहीं तो कल गेम से बाहर ज़रूर करेगी। जब एक इन्वेस्टर मार्केट में एंटर करता है ना, उसकी सबसे पहली एक्सपेक्टेशन अपनी इन्वेस्टमेंट से होती है रिटर्न्स जनरेट करना। पर वो ये कभी समझ ही नहीं पाता कि रिटर्न्स कभी अकेले नहीं आती, साथ में रिस्क ज़रूर लेके आती है। मेरे को एक बात बताओ, जब आप ड्राइविंग सीखते हो तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है कि गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है, कि ब्रेक कैसे लगानी है। इन्वेस्टिंग इज़ द सेम थिंग। बिफोर थिंकिंग हाउ मच रिटर्न्स यू कैन जनरेट, यू मस्ट नो हाउ मच यू कैन लूज़। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक स्टॉक है जो रोज़ न्यूज़ में आ रहा है और न्यूज़ वाले उसको रोज़ मल्टी बैगर बोल बोल के बेच रहे हैं और आप उसको ख़रीद लेते हो। पर क्या अगर वो डबल होने से पहले 50% क्रैश कर जाता है, क्या आप 50% ऑफ योर कैपिटल लूज़ करने के लिए तैयार हो जो आपने उसमें इन्वेस्ट करी थी? कोई बड़ा फैंसी आईपीओ आया मार्केट में और आपने बिना उसके फंडामेंटल पढ़े उसमें इन्वेस्ट कर दिया, पर अगर क्या वो रॉकेट ऊपर जाने की बजाय पेटीएम और जोमेटो की तरह नीचे आ जाए फिर? इसीलिए सबसे पहले सोचने वाली बात ये नहीं है कि आप कितनी रिटर्न जनरेट कर सकते हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कितना ले रहे हो। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी को रिवाइंड करते हैं। इमेजिन आप 2007 में बैठे हो और आपके पास 1 लाख रुपए हैं लगाने के लिए और आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन RNRL, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, और दूसरा ऑप्शन HDFC बैंक। जो आपका पहला ऑप्शन है वो एक स्काई रॉकेटिंग शेयर है जो हर कुछ महीने में डबल हो रहा है और न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन पे है वो स्टॉक। पर कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े शेडी हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है उनमें। और आपका दूसरा स्टॉक HDFC बैंक, स्लो एंड स्टडी कंपाउंडर, पर वेरी बोरिंग। कोई न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं, कोई रिटेल फैंसी स्टॉक नहीं, कोई हर 2 महीने बाद डबल नहीं हो रहा वो। आप कौन सा चूज़ करते? उस टाइम पे मैक्सिमम लोगों ने RNRL को चूज़ किया और HDFC बैंक को नहीं। अब आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। RNRL 90% क्रैश कर गया, 1 लाख का रह गया 10,000। जल्दी पैसे बनाने के लोगों के सपने चूर चूर हो गए। पर अब आप बोलोगे कि तब तो सारे स्टॉक्स गिरे थे, सारी मार्केट गिरी थी और बाद में रिकवर कर गई थी। हाँ, सब स्टॉक गिरे थे और बाद में रिकवर कर गए थे। पर कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो कभी रिकवर नहीं कर पाए और RNRL उनमें से एक स्टॉक था। और आज वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो शेयर मार्केट से डीलिस्ट हो चुकी है। और वहीं दूसरी जगह HDFC बैंक धीरे धीरे कंपाउंड करता गया, ग्रो करता गया और आज आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बन चुकी होती 15 से 20 लाख के बीच बीच। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम विद कंपाउंडिंग। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर अभी भी आपको लग रहा है ना कि आप RNRL में घुस जाते और टॉप पे एग्जिट कर जाते, ठीक है, मैं मानता हूँ कईयों ने किया होगा, पर एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी। इन्वेस्टर ए एक रिस्की इन्वेस्टर है जो रिस्क को थोड़ा कम समझता है, पर उसको रिटर्न्स से बहुत फैंसी है। ही वॉन्ट्स 25% रिटर्न्स एवरी ईयर, ही वॉन्ट्स 25% रिटर्न्स। उसने एक पोर्टफोलियो बनाया और ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग दोज 25% रिटर्न्स फॉर 4 ईयर्स स्ट्रेट। और एक है इन्वेस्टर बी जो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ के चलता है, थोड़ा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, या मान लीजिए कि उसको रिस्क को मैनेज करना आता है। और बी ने भी रिटर्न बनाई पर सिर्फ 15% 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद एक मार्केट क्रैश आया। इन्वेस्टर ए का पोर्टफोलियो वेंट डाउन बाय 40% और इन्वेस्टर बी का पोर्टफोलियो वेंट डाउन बाय जस्ट 5 to 6%। कैन यू गेस कि किसने ज़्यादा पैसा बनाया होगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स? इट्स द इन्वेस्टर बी। वो जो 40% क्रैश आया ना इन्वेस्टर ए के पोर्टफोलियो में, उसने उसकी सारी आउट परफॉर्मेंस को ख़त्म कर दिया। तो क्या फ़ायदा हुआ इतना रिस्क लेने का? इसीलिए कहते हैं रिस्क ऑलवेज कम्स फर्स्ट, रिटर्न्स आर जस्ट रिवॉर्ड्स फॉर द पीपल हु नो हाउ टू मैनेज देयर रिस्क एंड हु सर्वाइव द रिस्क। एंड एज अ बिगिनर, अगर आप अभी अभी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हो, here are some tips for you how to manage your risk. Never ever invest in a stock just because it's going up. Ask the question why, कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसके जाने का कारण क्या है। दूसरा, look for businesses
जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आप अगर इन 2 टिप्स को भी शुरू में फॉलो कर लो ना, तो आप अपना रिस्क काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हो। और एक और बात, रिस्क सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में नहीं है, आप किसी भी एसेट क्लास को पकड़ लो, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हैं, सब में रिस्क है। 2008 में जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था, तो रियल एस्टेट की मार्केट भी साथ में ही क्रैश करी थी। 1980 में गोल्ड 40% क्रैश किया था और अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा आने के लिए 28 साल लगा दिए। सो दिस वॉज आवर सेकेंड जेम ऑफ इन्वेस्टिंग, रिस्क वर्सेज रिटर्न, विच सेपरेट्स दोज हु गेट रिच फ्रॉम दोज हु गेट ब्रोक।